हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं स्वॉलो स्टार द लैंड ऑफ ओरिजिन का नया एपिसोड। आज के इस एपिसोड में बेसिकली हमें ये पता चलने वाला है कि आखिरकार सेक्टर 20 की फाइनल कल्टीवेशन लेवल आखिरकार क्यों अल्टीमेट रियलम ऑफ गॉड किंग के पिक पर आकर रुकती है। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलने जा रहा है कि लो फेंग ने जो लास्ट पार्ट में ड्रीम डोमेन में जाकर जो फ्रूट हासिल किया था, लो फेंग आखिरकार उस फ्रूट का करने क्या वाला है। और इसके साथ साथ एक पर्सन को लो फेंग की वो जो ब्लैक रोब विथ गोल्डन फेस वाली जो आइडेंटिटी है उसके बारे में पता चलने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। भाई, जहां पिछले चैप्टर में हमने छोड़ा था सेक्टर 20 का रिवीलेशन, वहां से आज का चैप्टर सीधा उठाता है और गहरी लेयर्स खोलने लगता है। तो बैठ जाओ, क्योंकि आज का चैप्टर सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये इमोशंस के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है और कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस के बारे में है जो लिटरली तेरी सोल को टच कर जाएंगे। तो उस हैंडसम यंग मैन को याद करो, सेक्टर 20 यू। वो वापस पैलेस में है, उस सीक्रेट पैटर्न बुक को देख रहा है और उसके पीछे एक कोलोसल डार्क रेड फिगर कंडेंस हो रही है, मैसिव गेपिंग मॉ, जैसे पूरी एग्जिस्टेंस को डिवोर करने के लिए रेडी हो। और यू सोचता है, और ये सोचना यार ये पेनफुल है। वो कहता है, मैंने बहुत मेहनत की है, फिजिकल बॉडी के लिए मैंने टोटल 7 डिस्ट्रक्शन पाथ बॉडीज कल्टीवेट की हैं। 7 डिस्ट्रक्शन पाथ बॉडीज, एक नहीं 7 सीक्रेट टेक्निक्स के लिए मैंने 129 अल्टीमेट रियल्म सीक्रेट टेक्निक्स कॉम्प्रिहेंड की हैं और कंबाइन करने पर पावर और भी ज्यादा होती है। 129 भाई, ये नंबर सुन के ही पता चलता है कि कितनी सेंचुरीज की मेहनत है इसमें। 129 अल्टीमेट रियल्म लेवल टेक्निक्स एक इंसान के लिए या सेक्टर 20 के लिए, ये एक्यूमुलेशन इनसेन है। स्पिरिचुअल विल के लिए भी मैंने वेरियस स्पिरिचुअल विल सीक्रेट टेक्निक्स कलेक्ट की हैं और बहुत लंबे समय से डिलिजेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो फिजिकल बॉडी चेक, सीक्रेट टेक्निक्स चेक, स्पिरिचुअल विल चेक, तीनों पिलर्स पे उसने काम किया रिलेंटलेसली। और फिर उसका फेस फियर्स हो जाता है, आंखें क्रेज्ड हो जाती हैं और वो कहता है, लेकिन चाहे मैं कितना भी प्रैक्टिस करूं, सब कुछ ऑलवेज अल्टीमेट रियल्म ही रहता है। रुको, ये सुनने में नॉर्मल लगता है ना, अल्टीमेट रियल्म तो गुड थिंग है, लेकिन नहीं, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर 20 का नेचर ही ऐसा है, वो नेचुरली अल्टीमेट रियल्म में ग्रो करते हैं। ये उनकी गिफ्ट है, उनकी कर्ज है। वो ऑलरेडी अल्टीमेट रियल्म है और उससे आगे जाना, उस लिमिट को ब्रेक करना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फील होता है। फिजिकल बॉडी, सीक्रेट टेक्निक्स, स्पिरिचुअल विल, तीनों अल्टीमेट रियल्म पर हैं, एक भी लिमिट ब्रेक नहीं कर सकता और वो बिल्कुल टूट जाता है उस सीक्रेट पैटर्न बुक को, जो युआन की लेगेसी थी, जो सेंचुरीज से तियानमू किंगडम के पास थी, जिसे एक सेक्टर 20 ने इटर्निटीज तक कंटेम्पलेट किया। वो उस बुक को हाथ से फेंक देता है, कॉर्नर में, वायलेंस में, फ्रस्ट्रेशन में, डिस्पेयर में। मैं और प्रैक्टिस नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। यार ये मोमेंट जेन्युइनली गट रेंचिंग है। इमेजिन करो, तुम एक ऐसी बीइंग हो जो हर चीज नेचुरली अल्ट्रा रियल में आती है, ग्रोथ गारंटीड था, लेकिन अब उससे आगे जाने का रास्ता वो नजर ही नहीं आता और तुम जानते हो कि तुम डेस्टाइंड हो इस सोर्स वर्ल्ड के साथ खत्म होने के लिए। तो क्या फायदा इतनी मेहनत का। और फिर वो इंस्टेंटली डिसअपियर करता है पैलेस से। सीन शिफ्ट होता है एक मैजेस्टिक माउंटेन के ऊपर और वहां यू अकेला बैठा है, हाथ में वाइन, सामने मीट, सब कुछ लैंड ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया गया था, टाइम स्टॉप्ड ट्रेजर स्टोरेज में परफेक्टली प्रिजर्व्ड, क्योंकि सेक्टर 20 के लिए ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो लाइफ को बियरेबल बनाती हैं। और तब आता है यू, एक मिडिल एज्ड मैन, पर्पलवुड गॉडली किंग, बड़ा भाई, बिग ब्रदर आ गया। यू कहता है, वाइन पीता रहता है, भाग नहीं रहा, फेस भी नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, बस पीता रहता है। मेरा अवतार ड्रीम डोमेन में 1000 ड्रीम्स फ्रूट नहीं ले पाया। यू कहता है, मैटर ऑफ फैक्टली। और पर्पलवुड गॉडली किंग, ये बंदा जेन्युइनली केयरिंग है। वो कहता है, यू, तूने मेरे लिए एंडलेस ईयर्स में रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, मेरे लिए अल्टीमेट प्रिमोडियल ब्लड लाइन का एक पोर्शन भी एक्सचेंज किया। मैं अब रिसोर्सेज की कमी नहीं फील करता। अब तुझे अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। सुनो यार ये लाइन, अब तुझे अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। ये लाइन एक बड़ा भाई बोलता है जो जानता है कि उसका छोटा भाई सिर्फ उसके लिए जी रहा था, सिर्फ उसके लिए रिसोर्सेज जुटा रहा था, अपने आप को नेग्लेक्ट करके। यू सिर्फ सर हिलाता है, मैं अपने बारे में सोचना नहीं चाहता। और पर्पलवुड गॉडली किंग कहता है, लैंड ऑफ ओरिजिन, ये सोर्स वर्ल्ड अपनी एंड की तरफ जा रहा है, प्रोबेबली टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेट डिस्ट्रक्शन आएगी। और यू, सेक्टर 20 होने की वजह से, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिन से पैदा हुआ है और जब सोर्स वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगी वो भी खत्म हो जाएगा। ये उसकी डेस्टिनी है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है एस्केप का। अगर वो लिमिट ब्रेक करे, अगर वो बियॉन्ड गॉड किंग लेवल बन जाए, तब वो डिस्ट्रक्शन के शैकल से आजाद हो सकता है। और फिर एक ब्यूटीफुल लोर एक्सप्लेनेशन आता है। सुप्रीम रूल्स के ऑपरेशन के अंडर ग्रेट डाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन ने सेक्टर 20 को नर्चर किया। ये बीइंग्स नेचुरली ग्रो करके अल्टीमेट रियल्म तक पहुंच सकती हैं। उनके पास परफेक्ट लाइफ फॉर्म्स हैं, क्लोन टेक्निक है, लीजेंड्स ब्रीड करने की एबिलिटी है, गिफ्टेड हैं ये लोग, जेन्युइनली गिफ्टेड। लेकिन साथ में कंस्ट्रेंट्स भी हैं। उनका माइंड बॉर्न विद कंस्ट्रेंट्स, इनेटली उन्हें दुनिया का एंड चाहिए। ये क्रेविंग उनके ब्लड में है। सिर्फ सोल एंस्लेवमेंट से वो इन डिजायर्स को सप्रेस कर सकते हैं। और लाइफ कंस्ट्रेंट्स, कोई भी सेक्टर 20 ग्रेट डिस्ट्रक्शन सर्वाइव नहीं कर सकता, नेक्स्ट एरा में नहीं जी सकता। वो डिस्ट्रक्शन से पैदा हुए और डिस्ट्रक्शन में ही वापस जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भाई इतना ब्यूटीफुली ट्रैजिक है। एक बीइंग जो डिस्ट्रक्शन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो एग्जिस्टेंस का एंटीथेसिस है, वो खुद सर्वाइव करना चाहता है। वो छोटा भाई के रूप में प्यार करता है, वो खुद मेहनत करता है, लेकिन यूनिवर्स की रूल्स ही ऐसी हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस टेम्पररी है बाय डिजाइन।
और पर्पलवुड गॉडली किंग कहता है, मैंने अल्टीमेट प्रिमोडियल ब्लड लाइन ले ली, मैं अल्टीमेट रियल्म लाइफ फॉर्म बन गया और ये सब तूने मेरे लिए किया। अब तेरे लिए एक ट्रांसमिशन चैनल है जो युआन ने छोड़ा था। मैं लैंड ऑफ ओरिजिन से निकल सकता हूँ, लेकिन तू, जब लैंड ऑफ ओरिजिन डिस्ट्रॉय होगी, क्या तू डेथ फेस करने के लिए तैयार है, मुझे अकेले कल्टीवेट करने के लिए छोड़ के? और फिर वो कहता है, तू मेरा सबसे करीब का किन है जो बचा है। भाई ये वर्ड्स हैंग करते हैं हवा में। यू याद करता है जब वो पैदा हुआ, पहली फिगर जो उसने देखी वो पर्पलवुड गॉडली किंग था। उसने हमेशा हेल्प की, हमेशा गाइड किया, हमेशा प्रोटेक्ट किया। भाई कहता है यू उसे, लेकिन ऑनेस्टली वो एक फादर फिगर था, एक मेंटर, एक प्रोटेक्टर, सब कुछ। और यू खुलता है, फाइनली खुलता है। मैं सच में बहुत बुरा फील करता हूँ, वो कहता है। मुख कॉन्टॉर्टेड है, दर्द रियल है। भाई मैं सच में सफर करता हूँ। मुझे आदत थी कि प्राउंड मिस्ट्रीज नेचुरली मेरे दिमाग में अपीयर होती थी, नेचुरली अल्टीमेट रियल्म बन जाता था। अब खुद से कल्टीवेट करना, ये जेन्युइनली टॉर्चरस और पेनफुल है। और पर्पलवुड गॉडली किंग एनकरेजमेंट देता है, तू कुछ नए सीक्रेट टेक्निक्स बना चुका है, बस प्रोग्रेस और एक्यूमुलेशन की जरूरत है, ब्रेक थ्रू आएगा। लेकिन यू शेक्स हिज हेड, नहीं, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन पाथ के एप्लीकेशन स्किल्स हैं। मैं नया नॉलेज एब्जॉर्ब करके उसे ग्रेट डाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन में इंटीग्रेट नहीं कर सकता। डिस्ट्रक्शन का ग्रेट डाओ मेरे दिल में इतना परफेक्ट है कि मैं उसमें जरा भी बदलाव नहीं ला सकता। ये लाइन, डिस्ट्रक्शन का ग्रेट डाओ मेरे दिल में इतना परफेक्ट है, ये सुन के सोच के देखना। एक बीइंग जिसका प्योर एग्जिस्टेंस एक स्पेसिफिक ग्रेट डाओ का एम्बॉडीमेंट है। वो डाओ इतना इंग्रेन्ड है कि ग्रोथ के लिए उस डाओ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन वो डाओ इतना परफेक्ट फील करता है कि चेंज इम्पॉसिबल लगता है। ट्रैप्ड इन योर ओन परफेक्शन। ये क्या ही ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। मैं लिमिट ब्रेक नहीं कर सकता, बस नहीं कर सकता। भाई मुझे पुश करना बंद करो, इस तरह जीना बहुत मुश्किल है। मैं कल्टीवेशन से टॉर्चर होने से ज्यादा प्रीफर करूंगा कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स केयर फ्री जीऊं। और पर्पलवुड गॉडली किंग पॉज करता है, सोचता है, और फिर एक सॉफ्ट साय, ठीक है आज पीते हैं, हाँ पीते हैं, यू कहता है। और फिर एक कॉम्प्रोमाइज, आने वाले दिन के लिए एक एरा कल्टीवेट करो, एक एरा एंजॉय करो, अपना 50% टाइम कल्टीवेशन को दो। यू क्लियरली दर्द में है, लेकिन पर्पलवुड गॉडली किंग की एक्सपेक्टेंट आंखें, वो उन आंखों को देख के नहीं बोल नहीं सकता। हाँ ठीक है, सुनता हूं तुझे। भाई ये मोमेंट, एक सेक्टर बीस्ट जो कल्टीवेशन का पेन फील करता है, लेकिन अपने बड़े भाई के लिए हाँ कहता है। ये अनकंडीशनल लव है, प्योर, अनफिल्टर्ड। पर्पलवुड गॉडली किंग थोड़ी सी स्माइल करता है। पीते हैं, अगला एरा पूरी तरह एंजॉय करते हैं। वो खुल के पीता है, हंसता है, और फिर कहता है, यू मुझे माफ करना अगर मैं तुझे ज्यादा पुश करता हूँ। मैं जानता हूँ भाई मेरे भले के लिए करता है, मुझे सेक्टर बीस्ट की फेट के चेन से आजाद करना चाहता है। और फिर पर्पलवुड गॉडली किंग कहता है, अगर तू सच में आजाद नहीं हो सका तो मैं तेरे साथ रहूंगा आखिरी दिन तक, साथ मिलके सोर्स वर्ल्ड का एंड फेस करेंगे, ये भी सेटिस्फाइंग होगा। यू शॉक्ड है। वो सीधा बोलता है, नहीं भाई तुझे सोर्स वर्ल्ड खत्म होने से पहले निकल जाना है। अगर तू रुका तो तू मरेगा। मेरे पास सिर्फ तू बचा है किन में से। अगर तू नहीं रहेगा तो कल्टीवेशन के लिए आगे लड़ते रहने का क्या फायदा। पर्पलवुड गॉडली किंग कहता है, अकेले कल्टीवेट करना ये ऑलरेडी मीनिंगलेस है। और यू, वो नहीं कहता रहता है, सर हिलाता रहता है, अब और बात नहीं, बस पीते हैं। पर्पलवुड गॉडली किंग कहता है, लेकिन इस मोमेंट में यू के लिए वाइन का स्वाद खत्म हो जाता है। एक चीज रियलाइज होती है, बड़ा भाई लैंड ऑफ ओरिजिन से कोई अटैचमेंट नहीं रखता, रिवेंज ले चुका है, दुनिया से ज्यादा लगाव नहीं, सिर्फ यू है। अगर यू नहीं रहेगा भाई शायद सच में सब कुछ छोड़ देगा। और ये रियलाइजेशन, ये एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ अर्जेंसी देती है यू को कल्टीवेशन के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए भी। अगर वो लिमिट ब्रेक करे तो भाई को रीजन मिलेगा जीने का, लैंड ऑफ ओरिजिन से बाहर भी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, पर्पलवुड गॉडली किंग एक थॉट रखता है खुद के अंदर। उसके दिल में असल में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो यू नहीं है, वो उसके पुराने करीब लोग हैं, फैमिली मेंबर्स और चिल्ड्रन जो उसकी वीकर अर्लियर ईयर्स में थे, वो लोग जो अब नहीं है, वो लोग जिन्हें वो दोबारा देखना चाहता है। और उस सपने के लिए उसने युआन से पूछा था पहली बार मिलने पे, क्या कोई रास्ता है मेरी फैमिली को रिवाइव करने का। युआन ने जवाब दिया, ब्रेडेड केज को तोड़ के सोर्स वर्ल्ड का मास्टर बनाना पड़ेगा, तब कोई भी लाइफ जो टाइम स्पेस की रिवर से गुजर चुकी हो उसे रेस्क्यू किया जा सकता है। और उस मोमेंट से पर्पलवुड गॉडली किंग कल्टीवेशन में इन्फिनाइट लॉन्गिंग से भर गया। वो खुद कल्टीवेट करता है और वो यू को गाइड करता है, क्योंकि यू स्ट्रांग होगा तो पर्पलवुड गॉडली किंग की कल्टीवेशन पाथ में और होप होगी। यू ने हेल्प की तो वो भी यू के साथ खड़ा है, लेकिन अल्टीमेट गोल वो फैमिली रियूनियन है जो सेंचुरीज पहले टूटा था। ब्यूटीफुल है ना, दोनों लोग एक दूसरे के लिए कुछ अलग किसी रास्ते पर हैं, लेकिन दोनों का बॉन्ड जेन्युइन है। कॉम्प्लिकेटेड है ये रिलेशनशिप, लेकिन जेन्युइन है। अब सीन ड्रामेटिकली शिफ्ट होता है। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री, एक हिडन वास्ट स्पेस में एम्परर किंग, दी ज़्यूफैंग और दीवू तीनों गैदर्ड हैं। एनालिसिस टाइम, दी ज़्यूफैंग रिपोर्ट करता है, ड्रीम डोमेन एंट्रेंस पर वो सीक्रेटली मॉनिटर करता रहा। 3 डिस्पर्स्ड कल्टीवेटर्स थे वहां, गॉड किंग ज़ोंगफू, पर्पल रोब्ड वुमन और ब्लैक रोब्ड गोल्डन फेस्ड पावर हाउस। गॉड किंग ज़ोंगफू कॉजालिटी एस्केप टेक्निक से निकल गया। पर्पल रोब्ड वुमन का एस्केप रिमार्केबल था, बेयरली सेंस कर पाया। ब्लैक रोब्ड गोल्डन फेस्ड, उसने 2 एंशिएंट कंट्रीज की फॉर्मेशंस फोर्सिबली पेनिट्रेट की और शायद 1000 ड्रीम्स फ्रूट ले गया। उसकी एस्केप स्किल इतनी फास्ट थी कि मुझे इंटरसेप्ट करने का कोई चांस नहीं मिला। और फिर वो दीफू को समन करते हैं बेसिकली। दीफू जिनकी एबिलिटी डेस्टिनी डिवाइन करना है, जिसके पास एंसेस्टर्स के दिए हुए फॉर्मेशन सीक्रेट ट्रेजर्स हैं, जिन्हें लैंड ऑफ ओरिजिन में काफी कम लोग इवेड कर सकते हैं। लेकिन दीफू कहता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। दोनों शॉक्ड। पर्पल रोब्ड वुमन और ब्लैक रोब्ड दोनों कंफर्म नहीं। दीफू के पास पर्पल रोब्ड वुमन के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। विंड सिटी एम्प्रेस जो ईस्ट एक्सट्रीम डोमेन एंसेस्टर ने कल्टीवेट की, लो की लेकिन अनफैथमेबल।
अननेमेबल या लॉर्ड ऑफ 10,000 रियल्म्स या एक सेक्टर बीस्ट का अवतार। और ब्लैक रोब्ड के लिए दी ज़्यू फैंग की एनालिसिस, फिजिकल स्ट्रेंथ डेफिनेटली नॉट इंफीरियर टू अल्टीमेट रियल्म लाइफ फॉर्म। सोल और स्पिरिचुअल विल टेक्निक्स ने इंस्टेंटली तियान कुन एम्परर को किल किया। इतना पावरफुल बीइंग लैंड ऑफ ओरिजिन में बहुत कम है, लेकिन जो है वो ये नहीं लग रहे। दी फू फाइनल स्टेटमेंट देता है, शायद ये एक न्यूली इमर्ज स्ट्रॉन्ग बीइंग है। लैंड ऑफ ओरिजिन में बहुत हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर्स हैं। कोई गॉड किंग सेकंड रियल्म वाला क्वाइटली अल्टीमेट रियल्म रीच कर गया हो। और इंटरनली दी फू मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी तो एक 8 या 9 प्रोबेबिलिटी है कि ये लुओ हे है। लुओ फेंग का एलियास। दी फू जेन्युइनली इंप्रेस्ड है। 5 में से 1000 ड्रीम्स फ्रूट का फाइनल विनर। सस्पिशियस था कि या तो लॉर्ड ऑफ 10,000 रियल्म्स है या सेक्टर बीस्ट का अवतार है, लेकिन ये लुओ हे निकला, एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर दी फू के अंदर के थॉट्स रिवील होते हैं, और भाई ये थॉट्स एक कंप्लीटली न्यू एंगल देते हैं। दी फू ने एम्परर किंग के बारे में सोचा। वो ऑलरेडी एक अवतार लैंड ऑफ ओरिजिन से बाहर भेज चुका है अपना रास्ता बनाने के लिए। लॉर्ड ऑफ 10,000 रियल्म्स के बारे में, कनिंग और डिसेप्टिव। दी फू को पसंद नहीं। एम्परर मिंग सूटेबल कंपेनियन नहीं, कभी भी डेथ के खतरे में डाल सकता है, लेकिन लुओ है लॉयल, कंसिस्टेंट, एक वर्थी कंपेनियन, एक कंपेनियन लाइफ और डेथ मिलके फेस करने के लिए। दी फू सीधा लुओ फैंग को अपना चोजन कंपेनियन कंसिडर करता है। लैंड ऑफ ओरिजिन से बाहर निकलना ये एक पेरिलस जर्नी है। एक ट्रस्टवर्थी साथी चाहिए जिसके साथ सब कुछ शेयर कर सको। और दी फू ने पहले सोच लिया था कि अकेले जाएगा अगर कोई सूटेबल नहीं मिला, लेकिन अब लुओ फैंग उसने बहुत तेजी से ग्रोथ की है। मुझे एक अवतार अरेंज करना चाहिए ट्रांसमिशन चैनल गार्ड करने के लिए। जैसे ही वो निकले मैं इमीडिएटली साथ जाऊंगा। भाई ये प्लानिंग देखो, दी फू कितना कैलकुलेटेड है। सरफेस पे वो एक एम्परर है जो ग्रुप डिसीजंस में पार्टिसिपेट करता है, अंदर से वो सेंचुरीज आगे सोच रहा है। और ये रिवील करता है कि दी फू ही प्रॉबेबली वो एंटिटी है जो इन सब मूव्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है एक लार्जर प्लान के साथ। अब सीन शिफ्ट होता है हुयांग सिटी में। लुओ फैंग के दिमाग में वो 1000 ड्रीम्स फ्रूट के ट्रेड के बारे में सोच रहा है। 3 एलियन क्लैन से भी ट्रेड हो सकती है, लेकिन वो दूसरे सोर्स वर्ल्ड से क्रीचर्स लाते हैं। और लुओ फैंग की फॉर्मलेस एंड इंटेंजिबल एबिलिटी के लिए वो क्रीचर्स काम नहीं करेंगे। उसकी वर्ल्ड लाइफ फॉर्म अभी 24 फॉर्म्स में है, और अल्टीमेट रियल्म के लिए उसे यहाँ के लैंड ऑफ ओरिजिन के क्रीचर्स चाहिए, नेटिव वंस। ज्यादातर मटेरियल्स मोरोसा के लिए कंज्यूम होंगे, बहुत थोड़ा अपनी कल्टीवेशन के लिए बचाऊंगा। क्लासिक लुओ फैंग, पहले डिसाइपल फिर खुद, अब एम्प्टी, लेटिंग। थंडर एंशिएंट कंट्री का होली लैंड, 9 मोनार्क्स वहां रहते हैं। थंडर एंसेस्टर ने एक टेरिफाइंग फॉर्मेशन लगाई है, पूरी लैंड ऑफ ओरिजिन में सबसे डेंजरस जगह। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री के किसी भी सिटी से ज्यादा फियरसम। और वहां एक फिगर एक ब्लैक रोब और गोल्डन मास्क में अपीयर होता है, लुओ फैंग। यहाँ एम्परर्स अलग रहते हैं, फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री वाले, लेकिन थंडर एंशिएंट कंट्री के मेजॉरिटी यहाँ इकट्ठे हैं। लुओ फैंग सोचता है और उसकी स्पिरिचुअल विल सेंस करती है। इस होली माउंटेन के अंदर एक हिडन ओरिजिन डाओ ऑफ थंडरबोल्ट है। लैंड ऑफ ओरिजिन के 9 ओरिजिन ग्रेट डाओज में थंडरबोल्ट डाओ इंक्लूडेड नहीं है नॉर्मली, लेकिन थंडर एंसेस्टर की मेथड से ये पॉसिबल है कि एक ओरिजिन डाओ ऑफ थंडरबोल्ट यहाँ कंसील किया गया हो। और फॉर्मेशन ने लुओ फैंग को डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि लुओ फैंग एम्प्टी लेटिंग के ऑब्जर्वेशन रेंज में आ गया था पहुंच के से पहले ही। कुछ मोनार्क्स अलर्ट हो जाते हैं, थंडरबोल्ट्स कन्वर्ज करते हैं और वो एक व्हाइट रोब्ड एल्डर में फॉर्म होते हैं। थंडरबोल्ट्स उसके बॉडी से नेचुरली रेडिएट कर रहे हैं, हर एक एम्परर, गुईजू और वुक्सन गॉड किंग लेवल की स्ट्रेंथ का। 3 मोनार्क्स थंडर लिनिएज के हैं। लुओ फैंग सोचता है इनकी प्रिमोडियल ब्लड लाइन से आने वाली पावर अनबिलीवेबल होती है। मैं लेई फू हूं, व्हाइट रोब्ड एल्डर कहता है। आपकी शोहरत बहुत सुनी है। और कहते कहते एक इनविजिबल विल स्प्रेड आउट करता है, साइलेंटली लुओ फैंग की तरफ प्रोब करता हुआ। बूम। लुओ फैंग का स्पिरिचुअल विल वास्ट और प्राउड है, सिर्फ एक टच में। लेई फू ने अपनी स्पिरिचुअल विल प्रोब वापस खींच ली इंस्टेंटली। आपकी स्पिरिचुअल विल गॉड किंग लेवल से बियॉन्ड है। इंप्रेस्ड हूं, लेईफू कहता है। थंडर एंशिएंट कंट्री का थंडरबोल्ट लिनिएज सबसे स्ट्रॉन्ग जब इट कम्स टू प्रिमोडियल ब्लड लाइन कल्टिवेशन। सोचा नहीं था कि उनकी स्पिरिचुअल सीक्रेट मेथड्स भी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। लुओ फैंग कॉम्प्लीमेंट करता है, आप फ्लैटरिंग हैं, लेकिन लेईफू जेन्युइनली क्यूरियस है, कौन है ये फिगर? और लुओ फैंग सीधा पॉइंट पे आता है। लेईफू मोनार्क, मुझे एक एक्सोटिक 1000 ड्रीम्स फ्रूट मिला है, क्या थंडर एंशिएंट कंट्री इंटरेस्टेड होगी? हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। मैं एक्सचेंज चाहता हूँ। अल्टीमेट रियल्म प्रिमोडियल ब्लड लाइन क्रीचर के बॉडी पार्ट्स, जितना ज्यादा मटेरियल हो उतना अच्छा, और अलग अलग क्रीचर्स का हो तो और भी बेटर। लेईफू सरप्राइज्ड है। बॉडी मटेरियल्स, इवन इफ यू गेट सम, कंप्लीट प्रिमोडियल ब्लड लाइन रिफाइन नहीं हो सकती इन इनकम्प्लीट मटेरियल्स से। अल्टीमेट प्रिमोडियल ब्लड लाइन रिफाइन करना ईजी नहीं, हमारे एंसेस्टर्स के लिए भी नहीं, जानता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल चाहिए, लुओ फैंग कहता है। मैंने फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री और 3 एलियन क्लैन से भी कांटेक्ट किया है, जो सबसे ज्यादा ऑफर करेगा उससे ट्रेड करूंगा। 5 पार्टियों के साथ सिमल्टेनियसली नेगोशिएट करना। भाई ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्लासिक ऑक्शन माइंडसेट, मैक्सिमम कंपटीशन, मैक्सिमम ऑफर। लेईफू नोट करता है 3 डेज में थंडर एंशिएंट कंट्री रिस्पॉन्स देगी। लुओ फैंग एक कमांड टोकन निकालता है, इस टोकन से कांटेक्ट करना, और फिर वो डिसअपियर हो जाता है, साउंड भी नहीं। लेईफू नोट करता है, इतना कॉशियस, सिर्फ कमांड टोकन से कांटेक्ट, आइडेंटिटी रिवील करने का कोई चांस नहीं देता। लेईफू जेन्युइनली क्यूरियस है आइडेंटिटी के बारे में, लेकिन क्लियरली लुओ फैंग ने सब कुछ इतना केयरफुली अरेंज किया था कि प्रोब करना इम्पॉसिबल था। एम्प्टी लेटिंग के अंदर एक मैजेस्टिक हॉल, 9 मोनार्क्स, डिस्कशन टाइम। लेई शियाओ मोनार्क, रूलिंग अथॉरिटी, अनाउंस करता है,
एक ब्लैक रोब्ड फिगर ने 1000 ड्रीम्स फ्रूट सेल करने की ऑफर दी है। 15 बिलियन मेरिट पॉइंट से कम है तो एंसेस्टर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम सब कलेक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं। और मोनार्क्स का डिस्कशन इमीडिएटली ब्लैक रोब्ड फिगर की स्ट्रेंथ पे शिफ्ट हो जाता है। फ्रूट से ज्यादा लेई फू कंफर्म करता है स्पिरिचुअल विल एक्चुअली गॉड किंग लेवल से बियॉन्ड है। मैंने पर्सनली प्रोब किया था और वहां के मोनार्क्स इमीडिएटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल विल बियॉन्ड गॉड किंग लेवल वाला कोई वो स्पेसिफिकली उनके लिए काउंटर है। प्रिमोडियल ब्लड लाइन कल्टिवेट करने वाले एम्परर्स और मोनार्क्स, उनकी स्पिरिचुअल विल रिलेटिवली वीकर होती है इन कंपैरिजन। इस लेवल की स्पिरिचुअल विल अटैक से उनका माइंड मडी हो सकता है, पावर डिमिनिश हो सकती है। सिर्फ तीनों थंडरबोल्ट लिनिएज मोनार्क्स थोड़े बेटर ऑफ हैं। उनकी ब्लड लाइन उन्हें थोड़ा क्लियर हेडेड रखती है और डिस्कशन प्योर प्रैग्मेटिक हो जाता है। 2 या 3 बॉडी पार्ट्स काफी हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये मटेरियल्स एंसेस्टर के पास जाती हैं और एंसेस्टर का रिवॉर्ड उन्हें ज्यादा नहीं मिलता, तो सैक्रिफाइस करना उनके लिए अनअट्रैक्टिव है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, अलग अलग क्रीचर्स का मटीरियल होना चाहिए वरना कोई स्पेशल मेथड से कंप्लीट ब्लड लाइन रिफाइन कर सके। फाइनली लेई शियाओ मोनार्क सेटल करता है तीनों पार्ट्स। उनके ट्रेजर ट्रोव में 2 डिफरेंट अल्टीमेट रियल्म प्रिमोडियल ब्लड लाइन क्रीचर्स के मटीरियल्स हैं, एक का 1/10 दूसरे का 1/7 कंबाइंड ऑलमोस्ट 3/10 3 पार्ट्स वाला फ्रेमिंग। लेकिन सोचते हैं ये ऑफर काफी लो है, 3/10 ऑफ अ बॉडी टू डिफरेंट क्रीचर्स। लुओ फैंग के लिए ये शायद सफिशिएंट नहीं। अब फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री में सीन 12 एम्परर्स गैदर्ड डिस्कशन। दी ज़्यूफैंग पहले बोलता है मेरे हिसाब से ज्यादा ऑफर करने की जरूरत नहीं, वो क्लियरली जरूरत में है, मटीरियल्स चाहिए तो ऑफर कम करो। दी कॉन्ग भी अग्री करता है एंसेस्टर एक 1000 ड्रीम्स फ्रूट को इतना वैल्यू नहीं करता। और फिर कोल्ड वॉइस दी यान, तुम लोग भूल रहे हो 3 एलियन क्लैंस की बिड्स जनरली हमसे और थंडर एंशिएंट कंट्री से ज्यादा होती हैं। अगर हम केयरलेस रहें और एंसेस्टर नाराज हो तो कौन कंसिक्वेंसेस फेस करेगा? एक ऐसे ऑफर की जरूरत है जो एंसेस्टर को नाराज न करे। सॉलिड पॉइंट। दी यान स्ट्रेटेजिक है। डिस्कशन में कॉन्सेंसस बनता है 2 या 3 पार्ट्स काफी हैं। एम्परर दी चू कहता है, दी यान सजेस्ट करता है अलग अलग कॉर्प्सेस से मटेरियल लो वरना कोई स्पेशल रिफाइनिंग मेथड से कंप्लीट ब्लड लाइन बन जाए। और तब दी फू बोलता है जेंटलमैन पॉज, हमारे ट्रेजर ट्रोव में 3 डिफरेंट अल्टीमेट रियल्म प्रिमोडियल ब्लड लाइन कॉर्प्सेस के इनकम्प्लीट मटेरियल्स हैं, टोटल में 5 पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। मैं सोचता हूँ सब ऑफर करो, पूरा 1000 ड्रीम्स फ्रूट खरीदो। कंप्लीट साइलेंस। सबने दी फू को देखा, शॉक्ड। दी यान 5%, 3 पार्ट्स एक्सेप्टेबल था, 5 पार्ट्स इतना ज्यादा नहीं है? दी युआन टॉन्स करता है, दी फू क्या तू डिलिबरेटली ट्राइब के ट्रेजर्स उस ब्लैक रोब्ड को दे रहा है? तू उसे जानता है? दी फू का फेस कोल्ड हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। एम्परर जुआन इमीडिएटली दी युआन को कास्टाइज करता है। ये कलेक्टिव डेलिबरेशन है, हर एम्परर अपनी ओपिनियन दे सकता है। दी फू ने सिर्फ सजेशन दिया। दी युआन तूने हद पार की। दी ज़्यूफैंग भी दी युआन से नाराज है। दी युआन स्लाइटली बैक करता है लेकिन फिर भी ठीक है, वजह तो बताओ दी फू। दी फू एक बार अराउंड देखता है और सीधा क्वेश्चन करता है, क्या तुम जेन्युइनली 1000 ड्रीम्स फ्रूट खरीदना चाहते हो या नहीं? एक डायरेक्ट कैलकुलेटेड क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ 30% ऑफ कॉर्प्स मटेरियल्स बिड करें, क्या तुम्हें लगता है हम 1000 ड्रीम्स फ्रूट ले पाएंगे? दी फू एक पॉइंट रखता है, थंडर एंशिएंट कंट्री के पास हमसे ज्यादा मटेरियल्स हैं, वो प्रोबेबली 40% बिड करेंगे। 3 एलियन क्लैंस वो टिपिकली हमसे भी ज्यादा बिड करते हैं। दी युआन इंटरप्ट करता है, 3 एलियन क्लैंस के पास इतने मटेरियल्स नहीं होंगे। दी फू 3 एलियन क्लैंस कुछ और ऑफर करेंगे, लोअर लेवल प्रिमोडियल लाइफ रेमिनेंट्स। इन एनी केस मैं उन्हें जानता हूं, उनकी बिड्स हमसे ज्यादा होंगी। साइलेंस अगेन, क्योंकि दी फू सच बोल रहा है और सब जानते हैं 30% बिड करने से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये सिर्फ एंसेस्टर की ब्लेम अवॉइड करने के लिए होगा। अगर जेन्युइनली 1000 ड्रीम्स फ्रूट एंसेस्टर के लिए खरीदना है तो 40% से ज्यादा बिड करनी होगी और हमारे पास टोटल 5% है। 40% और 5% में कितना डिफरेंस है उनके लिए जो बच जाएगा? 40% के बाद भी चांसेस हाई नहीं है। 3 एलियन क्लैंस उस रेंज में या ज्यादा बिड कर सकते हैं। 5% के साथ चांस बहुत बेटर है। और फिर दी फू एक और कार्ड खेलता है, मत भूलो लैंड ऑफ ओरिजिन अपने फाइनल स्टेजेस में है। ये लाइन सब कुछ चेंज कर देती है। हर एम्परर का दिल हिल जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। ड्रीम डोमेन के टॉप ट्रेजर्स और भी स्कार्स होते जाएंगे और लैंड ऑफ ओरिजिन छोड़नी पड़ेगी हमें। 1000 ड्रीम्स फ्रूट एंसेस्टर्स के लिए इतना यूजफुल नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल। दी कॉन्ग कंटेनमेंट फेल सीधा पूछ लेता है, क्या ये टॉप ट्रेजर हमारी खुद की बार आ सकती है? एक 1000 लाइफ टाइम्स एक्सपीरियंस कर सकोगे ड्रीम्स में। कल्टिवेशन इन ड्रीम वर्ल्ड, इनसाइट्स एक्यूमुलेट होती हैं, स्पिरिचुअल विल टेम्पर होती है। ये ट्रेजर एंसेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव है क्योंकि वो ऑलरेडी सिमिलर चीजें ले चुके हैं, लेकिन एम्परर्स के लिए फर्स्ट टाइम लेना इमेंस वैल्यू। दी फू कहता है, मेरा ट्राइब का डेप्थ इतना हाई नहीं है, मैं पर्सनली एंसेस्टर्स से परमिशन मांगूंगा इस 1000 ड्रीम्स फ्रूट को खरीदने की और प्राइस खुद भरूंगा। दी मिंग जो अभी तक चुप था, आंखें ब्राइट होती हैं, मैं भी अप्लाई करूंगा। इन दोनों का डेप्थ ट्राइब के लिए मिनिमम है, ये अफोर्ड कर सकते हैं और बाकी सब एनवी से देख रहे हैं। काश हम भी ले पाते, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। दी यान इस बार कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। रेजोल्यूशन क्लियरली मेजॉरिटी में पास होगी, कोई फायदा नहीं, ठीक है सेटल्ड है। दी फू अग्री करता है, लेकिन दी यान एक लास्ट मूव करता है। दी फू अगर ब्लैक रोब्ड अग्री करे, क्या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ ट्रेड? दी फू उसे देखता है, स्माइल, नोड। बिल्कुल, दी यान नोड करता है और दी यान पैलेस में दी यान, दी वू और दी शी प्राइवेट में गैदर करते हैं। दी वू कंफ्यूज है, भाई तूने ऑब्जर्व क्यों मांगा? दी यान एक्सप्लेन करता है, तू और मैं दोनों फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री के पहले एम्परर्स थे, दी फू दूसरा था।
हम दोनों ने प्रिमोडियल ब्लड लाइन कल्टिवेट की थी, हमारा बॉन्ड था। मैंने उसे बहुत हेल्प की थी। मैं उसे चाहता था कि वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करे लैंड ऑफ ओरिजिन से बात के लिए, लेकिन वो नहीं माना। दीवू कहता है इतना टाइम से परसुएड करते रहे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, दीफू जेंटील लगता है सरफेस पे, लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीमली डिसाइसिव है। उसने प्रिमोडियल ब्लड लाइन छोड़ी, रीइंकार्नेशन चूज किया बिना हिचकिचाहट के। मैं उसे चेंज नहीं कर सकता अगर उसने डिसाइड कर लिया, लेकिन इस बार दीफू का इंसिस्टेंस स्ट्रेंज लग रहा है दियान को। एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए 1000 ड्रीम्स फ्रूट चाहिए, लेकिन दियान को दीफू बहुत लंबे टाइम से जानता है। जब दीफू ऐसे डिसाइड करता है कुछ तो है, इसलिए मैं ऑब्जर्व करने चाहता हूँ, और मुझे ब्लैक रोब्ड में भी जेन्युइन इंटरेस्ट है। दीशी क्वाइटली कहती है दियान, दीफू से दुश्मन मत बनो, तू उसे नहीं हरा सकता। दियान मुस्कुराता है, जानता हूं। और फिर दियान एक की रिवीलेशन देता है दीफू के बारे में, एक चीज बिना एक्सटर्नल आइटम्स के, सिर्फ फॉर्मेशन से अल्टीमेट रियल्म लाइफ फॉर्म अचीव करना। ये सिर्फ दीफू ने किया है पूरी लैंड ऑफ ओरिजिन में। बाकी सबने या प्रिमोडियल ब्लड लाइन से या प्रेशियस मटेरियल्स के हेल्प से अचीव किया। फॉर्मेशंस में दीफू की मास्टरी अनइमेजिनेबल है, प्लस एंसेस्टर के दिए हुए पावरफुल फॉर्मेशन सीक्रेट ट्रेजर्स, और वो हमेशा हाइड करता है रियल स्ट्रेंथ स्कीमिंग में। लैंड ऑफ ओरिजिन में कौन कम्पीट कर सकता है उससे? दियान एक लास्ट थॉट रखता है, मुझे फील होता है दीफू और ब्लैक रोब्ड के बीच कोई कनेक्शन है। और भाई, हम सब जानते हैं दियान सही है। दीफू ने मेंटली लुओ हे को अपना चोजन कंपेनियन ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन दियान के लिए ये सिर्फ इंट्यूशन है। अभी लैंड ऑफ ओरिजिन अपने फाइनल फेज में है, और हमें और डिलिजेंट होना चाहिए। कोई भी मेजर अपॉर्चुनिटी हम तीनों मिलकर कंपीट करेंगे। दियान दीवू और दीशी को कहता है, और दोनों नोट करते हैं। अब रिजल्ट्स। लुओ फैंग को दोनों एंशिएंट कंट्रीज के रिस्पॉन्सेज आते हैं। थंडर एंशिएंट कंट्री अबाउट 30% ऑफ कॉर्प्स मटेरियल्स, 2 डिफरेंट अल्टीमेट प्रिमोडियल ब्लड लाइन बॉडीज से। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री अबाउट 50% ऑफ कॉर्प्स मटेरियल्स, 3 डिफरेंट अल्टीमेट प्रिमोडियल ब्लड लाइन बॉडीज से। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री इतना ज्यादा ऑफर कर रहा है, लुओ फैंग जेन्युइनली सरप्राइज्ड है। ये टर्म्स 3 एलियन क्लैंस के टर्म्स से भी बेटर है। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री ने आउटबिड किया सबको। लुओ फैंग थ्रू कमांड टोकन रिस्पॉन्ड करता है। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री की टर्म्स थोड़ी बेटर हैं 3 एलियन क्लैंस से भी। मैं तुमसे ट्रेड करने को तैयार हूं। टाइम और जगह सेट होती है, और ट्रेडिंग लोकेशन स्नो पीक सिटी। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री की बॉर्डर पे एक छोटा शहर, एक मैजेस्टिक माउंटेन रेंज के ऊपर बना हुआ, पेरेनियली फ्लोटिंग स्नो, वेरी फ्यू कल्टिवेटर्स, सिर्फ कुछ बिलियन। और आज पूरा अपर एरिया सील्ड ऑफ, कोई कल्टिवेटर अप्रोच नहीं कर सकता। हुश, लुओ फैंग, ब्लैक रोब, गोल्डन मास्क स्काई में अपीयर होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि ये 1000 ड्रीम्स फ्रूट ट्रेड है, और फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री उसे फोर्सिबली स्टील करने की कोशिश भी कर सकती है। तो लुओ फैंग अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टेट में आया है। फिजिकल बॉडी, वर्ल्ड लाइफ फॉर्म, 56 टाइम्स द परफेक्ट डिवाइन बॉडी एनर्जी रिजर्व, ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार है। और साथ में स्टार टॉवर। लुओ फैंग ने स्टार टॉवर कैरी की है ट्रेड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। एक बार अंदर स्टार टॉवर और डार्क एरिया के सिल्वर शटल्स भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार स्टार टॉवर तो फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री के सारे एम्परर्स कंबाइन करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। माउंटेन पीक पे 2 फिगर्स पहले से खड़े हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हुए। दीफू और दियान, वो आ गया। दोनों ने सिमल्टेनियसली देखा, ब्लैक रोब, गोल्डन मास्क। और भाई, यहाँ चैप्टर एंड होता है, और मैं तुम लोगों को बता दूं ये मोमेंट कितना लोडेड है। दीफू जो सीक्रेटली लुओ फैंग को लुओ हे रिकॉग्नाइज कर चुका है, जो उसे अपना चोजन कंपेनियन कंसिडर करता है, वो अब फेस टू फेस खड़ा है लुओ फैंग के साथ, डायरेक्टली, ऑफिशियली। दियान जो सस्पेक्ट करता है दीफू और ब्लैक रोब में कनेक्शन है, जो ऑब्जर्व करने की परमिशन मांगी थी, वो भी वहां है। लुओ फेंग जो नहीं जानता कि दीफू ने उसे पहचान लिया है, जो सोच रहा है ये सिर्फ एक ट्रेड है, वो स्टार टॉवर कैरी किए आया है। तीनों अलग अलग हिडन एजेंडास के साथ एक जगह पे इकट्ठे हैं। ये तो बस एक ट्रेड है, एक फ्रूट, कुछ बॉडी मटेरियल्स। सिंपल ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैंड ऑफ ओरिजिन के इस लेवल पे कोई भी इंटरेक्शन सिंपल नहीं होती। हर मूवमेंट, हर वर्ड, हर साइलेंस, सब कुछ एक चेस गेम का हिस्सा है। और दीफू जैसे प्लेयर के सामने लुओ फेंग भी कॉशियस रहेगा, और दियान वो ऑब्जर्व करने की परमिशन ले आया, क्योंकि वो जानता है इस ट्रेड में कुछ और भी चल रहा है, कोई सबटेक्स्ट है, कोई कनेक्शन है। अगले चैप्टर में ये ट्रेड अनफोल्ड होगी, और भाई मैं गारंटी करता हूँ ये सिर्फ मटेरियल्स का एक्सचेंज नहीं होगा, ये वर्ड्स का भी एक्सचेंज होगा, इंफॉर्मेशन का, इंटेंशंस का, और शायद 2 एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बीइंग्स का एक दूसरे को विदाउट सेइंग एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करना। दीफू ऑलरेडी जानता है हु ब्लैक रोब्ड है। अब देखना है क्या लुओ फैंग समझेगा दीफू का रियल इंटेंट। टेंशन रियल है, स्टेक्स रियल है, और जर्नी अभी बहुत आगे जानी है।